इतिहास विभिन्न विषयों के साथ से संबंध जुड़ा। इतिहास के विभिन्न विषयों के साथ से संबंध जुड़ा। Comparison of history with other history subjects. शिक्षा जगत में सह संबंध के लिए जानने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री जे.एफ. हाइवार्ड, जोहान फ्रेडरिच हेगल 1746 को है, जिसने आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करके स्पष्ट किया था कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। हर्बर्ट के शिष्य जीलर ने हाइवार्ड के सिद्धांत को संशोधित करके केंद्रीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय को शिक्षण का केंद्र बिंदु मानकर अन्य विषयों का शिक्षण उस विषय के आधार पर किया जाना चाहिए। जीलर इतिहास को केंद्रीय विषय बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल के शिक्षण में ऐतिहासिक स्थानों का उल्लेख किया जाए। साहित्य के शिक्षण में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता आदि ऐतिहासिक रचनाओं का उपयोग किया जाए। कला के शिक्षण में ऐतिहासिक दुर्ग, इमारतें, प्राचीन काल के वस्त्रों तथा आभूषणों आदि के चित्र बनाए जाए। गणित एवं विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक युद्ध योजनाओं के विवरण तथा सेनाओं के विवरण के लिए विवरण लिए जाए। जिलर के अनुभव से ज्ञात होता है कि इतिहास के सफल शिक्षण के लिए इतिहास शिक्षक के विषयों के उदाहरण प्रस्तुत करके इतिहास से उनका सह संबंध स्थापित कर सकता है और अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बना सकता है। 20वीं सदी के मनोविज्ञान के विषय में भी इस मत की पुष्टि की है कि मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व रखकर कार्य करती हैं। अनेक बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि बालक का मस्तिष्क पृथक शक्तियों का मिश्रण नहीं है, वरन अविभाज्य है। अतः बालक को विभिन्न विषयों का पृथक ज्ञान प्रदान करना वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का अविभाज्य है। यही से संबंध का प्रमुख आधार है। आध्यात्मिक शिक्षा आयोग ने आधुनिक पाठ्यक्रम की आलोचना करते हुए लिखा है कि पाठ्यक्रम में विषयों को एक दूसरे से अलग रखा गया। विविध विषयों में जो पारस्परिक संबंध होता है उनका भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्रत्येक विषय को एक दूसरे से अलग करके पढ़ाया जाता है। सह संबंध का अर्थ मीनिंग ऑफ कैरिलेशन। सह संबंध का शाब्दिक अर्थ परस्पर संबंध स्थापित करना है। शिक्षा में समन्वय का शाब्दिक अर्थ विषयों को पृथक करके न पढ़ाना, वरन उनमें पारस्परिक संबंध किया जाए। दूसरे शब्दों में विभिन्न विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाना ही समन्वय से संबंध कहलाता है। जैसा कि समन्वय के अर्थ से स्पष्ट होता है कि पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। ज्ञान अखंड और अविभाज्य होता है, अतः ज्ञान की अखंडता की रक्षा हेतु ज्ञानार्जन
प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुविधा की दृष्टि से विभाजित ज्ञान के ये सीधे अंग अथवा विषय मात्र संकुचित धरे न बन जाए। एक विषय को समझकर अन्य संबंध विषयों से सहज सह संबंध स्थापित किया जाए। इस प्रक्रिया से विभिन्न विषय समवायित होकर जीवनोपयोगी ज्ञान के विकास में सहायक हो जाए। बालक अपनी अनुभूति आवश्यकताओं के आधार पर किसी एक विषय को समझने के लिए अन्य विषयों से उसके संबंध द्वारा अपने ज्ञानार्जन को सरल रोचक एवं स्थायी बना लेते हैं। हार्वर्ड ने सहसंबंध के बारे में लिखा है कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के संरक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। अर्नाल्ड के अनुसार सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है। प्रोफेसर घाटे ने लिखा है कि विभिन्न विषयों को पृथक से संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं, बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। डैमविल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत का साधारण सहसंबंध के नाम से उल्लेख किया जाता है। सहसंबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। इतिहास शिक्षण के सहसंबंध की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है।
इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंध। इतिहास और नागरिक शास्त्र में बहुत घनिष्ठ गहरा संबंध है। यह कहा जा सकता है कि इतिहास एक बीज है जो नागरिक शास्त्र को सलाखता है। इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। दोनों से संबंधों की घनिष्ठता इस प्रकार है। इतिहास दीर्घकालीन सामाजिक घटनाओं और अनुभवों का कोश है। नागरिक शास्त्र इन अनुभवों के आधार पर समाज को सुखी बनाने वाले नियमों को खोजता है। इतिहास नागरिक शास्त्र की विज्ञान को वार्तालाप समस्याओं को समझने में सहायता देता है। आधुनिक सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप को प्रकार समझने के लिए हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं। इतिहास नागरिक शास्त्र के अध्ययन को यथार्थवादी बनाता है। इतिहास नागरिकों के देशभक्ति का संचार करता है। इस प्रकार इतिहास द्वारा आदर्श नागरिक के निर्माण में सहायता सिद्ध है, जो नागरिक शास्त्र का एक लक्ष्य है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन उत्तम इतिहास के निर्माण का आधार है। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य आदर्श नागरिक का निर्माण होता है और आदर्श नागरिक भी उज्ज्वल इतिहास का निर्माण करता है। इतिहास और नागरिक शास्त्र में बहुत अधिक घनिष्ठता के बावजूद भी आधारभूत अंतर है। इन दोनों विषयों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। नागरिक शास्त्र अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की नागरिकता का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास का संबंध केवल मात्र भूतकाल से ही है। इतिहास वर्णनात्मक है, जबकि नागरिक शास्त्र मुख्य रूप से विचारात्मक विषय है। इतिहास घटनाओं का यथावत वर्णन करता है और इतिहास अपने विचार, सुझाव या टिप्पणी नहीं देता, लेकिन नागरिक शास्त्र में विद्वान अपने विचार आलोचनात्मक स्वरूप से रखता है। नागरिक शास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण होता है, लेकिन इतिहास में किसी प्रकार के सिद्धांत नहीं बनाए जाते। इतिहास और नागरिक शास्त्र में क्षेत्र की दृष्टि से भी अंतर है। इतिहास की सभी घटनाएं नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं आती। इतिहास में नागरिक राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला आदि सभी प्रकार की स्थितियों को देखा जाता है, लेकिन नागरिक शास्त्र का मुख्य केंद्र नागरिक व राजनीति है। इतिहास और समाज शास्त्र, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, इतिहास राजनीति कार्यों का विश्लेषण है। इतिहास न केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, वरन समाज की धारा का भी चित्रण करता है। वह अद्वितीय घटनाओं का विश्लेषण और उनकी व्याख्या केवल इसी उद्देश्य से करता है जिससे सामाजिक जीवन की धारा को समझने में सहायता मिल सके। वर्तमान युग के इतिहास समाज का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इससे आधुनिक समाज के व्यवहार को समझने में विशेष सहायता मिलती है। काल वर्त के अनुसार संस्कृतियों या संस्थाओं का इतिहास समाज शास्त्र को समझने और इसकी सामग्री जुटाने में सहायक होता है। अर्नोल्ड टॉयनेवी की पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री समाज शास्त्र में बड़ी सहायक सिद्ध हो रही है।
आजकल समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। इतिहासकार कार समाजशास्त्र द्वारा दिए गए सामाजिक संगठन के सिद्धांतों पर अपनी सामग्री सजाते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर ऐतिहासिक काल की विवेचना करते हैं। इतिहास दर्शन तो समाजशास्त्र के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास और समाजशास्त्र में बहुत ही अधिक घनिष्ठता का संबंध है। इतिहास और समाजशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। जहाँ इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, वहाँ समाजशास्त्र सामान्य वर्तमान समाज से संबंधित समाजशास्त्र अतीत की घटनाओं में बड़ी गहन तक रुचि रखता है, जहाँ तक उन घटनाओं से वर्तमान समाज को समझने में सहायता मिल सके। इतिहास व्यक्ति के कार्यों पर बल देता है, वहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई मानव समूह है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, जबकि इतिहास में ऐतिहासिक पद्धति का समाजशास्त्र विशेषकर प्रयोगात्मक है, जबकि इतिहास निश्चयात्मक समाजशास्त्र विश्लेषण के साथ साथ समस्याओं को सुलझाने के सुझाव देता है, जबकि इतिहास केवल यथातथ्य वर्णन करता है, सुझाव नहीं देता। इतिहास और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों विषयों में भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक विचारों का इतिहास और विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विचारों के इतिहास में प्राचीन आर्थिक सिद्धांतों की पुष्टि अथवा खंडन तथा नवीन सिद्धांतों की खोज से संबंधित अध्ययन आता है, तथा देश के आर्थिक इतिहास के समय समय पर घटित आर्थिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास की प्रमुख घटनाओं के परिणामस्वरूप अर्थशास्त्र में अनेक सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र भी इतिहास का ऋणी है। आर्थिक सिद्धांतों के नाम के बिना इतिहास का ज्ञान अपूर्ण ही रहा है। इतिहास में विभिन्न शासन कालों की आर्थिक दशाओं का वर्णन मिलता है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सर जॉन सीले का यह कथन सत्य ही है कि अर्थशास्त्र बिना इतिहास के नवीन रहित है। इतिहास बिना अर्थशास्त्र के फलहीन है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों विषयों में बहुत घनिष्ठता का संबंध है। इतिहास और अर्थशास्त्र में अंतर। इतिहास और अर्थशास्त्र में अंतर। इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों विषयों में घनिष्ठता होते हुए भी आधारभूत अंतर है। इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का अध्ययन केंद्र आर्थिक ही है। इतिहास वर्णनात्मक है, जबकि अर्थशास्त्र विचारात्मक है। इतिहास घटनाओं का यथावत वर्णन करता है, लेकिन अर्थशास्त्र में सुझावात्मक या विचारात्मक अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अध्ययन का संबंध केवल भूतकाल से है, जबकि अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों का आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। इतिहास में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र व इतिहास में घनिष्ठता व अंतर दोनों ही है। इतिहास और हस्तशिल्प। इतिहास और हस्तशिल्प में भी बहुत घनिष्ठता का संबंध है। हस्तशिल्प के माध्यम से प्रारंभिक माध्यम के बालकों के लिए इतिहास को रोचक बनाया जा सकता है। इतिहास को रुचिकर बनाने के लिए छात्रों को छोटी छोटी आकृतियाँ, रेखाचित्र, पुराने शास्त्रों के दुर्गों या व्यक्तियों के चित्र बनाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा छात्रों से गत्ते, मिट्टी आदि के प्रारूप बनाकर इतिहास के प्रति रुचि बनाई जा सकती है। छात्रों से व्यंग्य चित्र बनवाए जा सकते हैं। इस प्रकार में इतिहास अध्यापक अपने साथी कला और अध्यापक की सहायता ले सकता है। अतः
इतिहास और कला के हस्तशिल्प दोनों विषयों में बहुत घनिष्ठता का संबंध है। इतिहास और गणित इतिहास और गणित दोनों विषयों का भी घनिष्ठता का संबंध है। इतिहास का अध्यापक कराते समय गणित का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। गणित और इतिहास और गणित हिस्ट्री और एंड मैथ्स इतिहास और गणित दोनों विषयों का विज्ञानिष्ठता का संबंध है। इतिहास का अध्यापन कराते समय गणित का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। गणित के आधार पर ही इतिहास काल क्रम का लेखा रखा जाता है। ऐतिहासिक मानचित्र ग्राफ आदि गणित के ज्ञान के अभाव में नहीं बन सकते। छात्रों को इतिहास के विषय के विभिन्न कालों की वंशावली और उनके काल का अंतर भी संख्यात्मक रूप से ही दर्शाया जाता है। अतः इतिहास और गणित दोनों विषयों में से संबंध स्थापित करके इतिहास का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। इतिहास और सामान्य ज्ञान हिस्ट्री ऑफ जनरल साइंस सभी देशों का इतिहास वैज्ञानिक उन्नति व आविष्कारों से प्रभावित हुआ है। अतः प्रत्येक देश का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन विज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। मानव जीवन के सभी पदों पर विज्ञान के प्रभाव के कारण इतिहास की बातों पर भी विज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में विज्ञान के कारण औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक विकास के कारण युद्ध के क्षेत्र में नए आविष्कार हुए और इन आविष्कारों का भी इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा। अतः इतिहास के अध्ययन को इतिहास के अध्यापन के साथ साथ विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख भी करना चाहिए। इतिहास और भूगोल हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी इतिहास का भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक पद्धति के अभाव के कारण प्राकृतिक परिस्थितियों का खिलौना बना हुआ था। नदी घाटी सभ्यताओं का विकास इस बात को स्पष्ट करता है कि नदियों के किनारे भी बड़े नगर बसे। नदी, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक संसाधन देश की सुरक्षा करते थे। जैसे भारत की रक्षा हिमालय पर्वत और हिंद महासागर करता था। भूगोल और इतिहास की घनिष्ठता का कारण यह है कि इतिहास में भूगोल के और भूगोल में इतिहास के सख्त नींव है। प्रोफेसर घाटे के शब्दों में मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल का एक रंगमंच प्रस्तुत करता है। इतिहास का अध्ययन कराते समय मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र
आदि की सहायता लेने को रोचक बनाया जा सकता है। चित्र, मानचित्र आदि हाथ से तैयार किए जाते जाए तो अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। इतिहास अतीत से संबंध रखता है और भूगोल वर्तमान से संबंध रखता है। अतीत और वर्तमान विरोधी होते हुए भी दोनों विषय अंतर्निहित हैं। सहज एवं स्वाभाविक अवसरों पर यह संबंध स्थापित करके अध्ययन कराना चाहिए। उदाहरण के लिए शिवाजी की विजय का कारण वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ही बहुत अधिक जिम्मेदार थी। शिवाजी की रणनीति, छापामार युद्ध प्रणाली भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही थी। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ही रही है। ये हिस्सा पाकिस्तान से दूर था। इमैनुअल कांट के शब्दों में काल के अनुसार वर्णन करना इतिहास है, स्थान के अनुसार वर्णन करना भूगोल है। भूगोल तथा साहित्य से किस प्रकार सहसंबंध किया जा सकता है। सारांश: ज्ञान एक समस्त इकाई है, अतः शिक्षण में सहसंबंध आवश्यक होता है। यह सहसंबंध विद्यार्थियों के बाह्य वातावरण और विषय के अन्य प्रकरणों तथा पाठ्यक्रम के अन्य विषयों से किया जा सकता है। यह संबंध का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान की समग्रता का आभास कराना, विषय में रुचि उत्पन्न करना आदि दोनों होता है। सहसंबंध से शिक्षण में बहुत लाभ होता है। इतिहास शिक्षण में सहसंबंध स्थापित करने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इतिहास का अध्यापित प्रकरण गौण हो जाएगा और इससे सहसंबंध स्थापित किया जा रहा है वह प्रमुख हो जाएगा। सहसंबंध स्थापित करके शिक्षण करना इतिहास के शिक्षण एवं विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक सिद्ध होता है। स्व मूल्यांकन प्रश्न: इतिहास में पाठ्यचर्या, तथ्य एवं संकल्पनाओं का चित्र मानचित्रण। इकाई 4। इकाई की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पाठ्यचर्या की अवधारणा, पाठ्यचर्या तत्व। इतिहास में संकल्पनाओं का ज्ञानात्मक मानचित्रण। सारांश: लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस इकाई के अध्ययन की समाप्ति कर विद्यार्थी इस योग्य होंगे कि पाठ्यचर्या की अवधारणा स्पष्ट कर सके, पाठ्यचर्या तत्वों की व्याख्या कर सके, इतिहास विषय में संकल्पनाओं का ज्ञानात्मक मानचित्रण कर सके, संकल्पनाओं के ज्ञानात्मक मानचित्रण के तत्वों के बीच संबंध स्थापित कर सके। पाठ्यचर्या की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस।
पाठ्यचर्या के अवधारणा शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षार्थी को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु का व्यापक एवं विस्तृत रूप जिससे पाठ्यक्रम के साथ साथ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह समस्त अनुभव जो आयोजनकर्ता के व्यवहार को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की परिप्रेक्ष्य टेक्स्ट में पर्याप्त हो। इन समस्त अनुभवों के संग्रह को पाठ्यचर्या के रूप में निर्देशित किया जाता है। इसके द्वारा न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वरन इसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों के निर्माण क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में भी सहायक होती है। पाठ्यचर्या का सामान्य अर्थ है यह समस्त क्रियाएं जो विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर बालकों के विकास के लिए स्कूल के द्वारा आयोजित किया जाए। मूल्य पाठ्यचर्या में वे समस्त सांस्कृतिक कौशल मूल्य सम्मिलित होते हैं जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं। पाठ्यचर्या आवश्यकता आधारित तथा जीवन केंद्रित होती है जिसमें समस्त मूल्य मान्यताएं विश्वास तथ्य तथा चिंतन गतिविधियां सम्मिलित हैं जो समाज द्वारा स्वीकारी जाती है। पाठ्यचर्या की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम तत्व शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ट्रिपुलर प्रोसेस है जिसके 3 प्रमुख चर होते हैं। शिक्षण के शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षण पाठ्यक्रम जो कि पाठ्यचर्या का भाग होता है विकसित व अक्षित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य की कसौटी होती है। विषय वस्तु के साथ सार्थक संबंध विषय वस्तु के आकार व प्रकार में परिवर्तन होते हैं जो सीखने वाले की आवश्यकता रुचि क्षमता तथा उद्देश्यों के संदर्भ में पढ़ाई या सिखाई जाने वाली विषय वस्तु कंटेंट अध्ययन निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण में योग पाठ्यचर्या तत्वों तथा प्रारंभिक आवश्यकता के रूप में किया जाता है। पाठ्यचर्या तत्वों तथा आरंभिक आवश्यकता के रूप में तत्वों के द्वारा किया जाता है। व्हीलर ने इस चित्र द्वारा प्रस्तुत किया। उद्देश्य पाठ्यचर्या तत्व उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम अनुभव विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का संगठन मूल्यांकन। किसी विषय के शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्य क्या है? इसका निर्धारण लक्ष्यों द्वारा किया जाता है और तो इसकी प्राप्ति के लिए विषय वस्तु का चयन विश्लेषण एवं निर्माण किया जाता है। इस विषय वस्तु का उद्देश्यों के साथ सार्थक संबंध स्थापित कर अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों की अंत क्रिया के द्वारा अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का संगठन किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाने के लिए व्यवहार परिवर्तन की साक्ष्यों का संकलन के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। इन पाठ्यचर्या तत्वों द्वारा ही संकल्पनाओं का मानचित्रण किया जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बौद्धिक स्तर बढ़ाया जाता है और जटिल ज्ञान को सरल व मूर्त बनाया जाता है। एडविन टोपलर ने सीखा कैसे जाए पर विचार केंद्रित करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था के मूल उद्देश्य के रूप में माना है। विभिन्न समितियों व शिक्षाविदों ने भी इस विषय पर बल दिया।
भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में रटने की क्षमता अधिक प्रचलित है, जिसमें छात्र का ज्ञान पूर्व ज्ञान से नहीं होता। रटने की परंपरा तत्वों को याद करने पर बल देती है, लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग या संज्ञानात्मक बोध को प्रोत्साहन नहीं करती। यह स्पष्ट है कि संकल्पना मानचित्रण द्वारा पाठ्यचर्या विकास तथा नियोजन अधिगम का सरलीकरण संभव है। संकल्पना मानचित्रण द्वारा छात्रों में संप्रति निर्माण में सुधार संभव है। संकल्पना मानचित्रण द्वारा छात्र मूल उद्देश्य सहायता के रूप में ज्ञान का संग्रहण कर सकते हैं। स्वयं मूल्यांकन प्रश्न इतिहास में पाठ्यक्रम तत्वों को लिखिए। इतिहास में संकल्पनाओं का मानचित्र संकल्पनाओं का मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। संकल्पना किसी समूह अथवा वर्ग के विचार, परिस्थिति, घटना अथवा वस्तु की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। जब तत्वों को संचित किया जाता है तो निश्चित संबंध तथा आदर्श नमूना दर्शाने लगते हैं, और इन नमूनों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना ही संकल्पना है। कैरोल ने 1964 में अनुभवों की श्रृंखला को उद्देश्य अथवा घटना के सार के रूप में परिभाषित किया। जाता है। इसी प्रकार ड्रेसेल ने 1960 में संकल्पनाओं का उद्देश्य तथा घटनाओं की छोटी संख्या की श्रेणियों को अनुभवों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया। संकल्पनाओं की लक्षणों की विशेषता। संकल्पना प्रमुख विचार है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संकल्पना सामान्य विचार है। संकल्पना सरल से जटिल भिन्न होती है। संकल्पना की परिभाषा होती है। संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। संकल्पना अधिगम लर्निंग तथा स्मरण से भी अधिक है। इसकी प्राप्ति अनुभव तथा क्रिया पर निर्भर करती है। संकल्पना वातावरण में मानसिक को वर्गीकृत करने के लिए जरूरी है। संकल्पना
सार विचारों का आधार है। संकल्पना अधिक व्यवस्थित तथा सामूहिक रूप में ज्ञान को ज़्यादा मात्रा में प्रदर्शित करती है। संकल्पना भविष्य की खोज के आधार पर योग में कार्य है। संकल्पना से भविष्यवाणी करना संभव है। संकल्पना न तो सही होती है और न गलत होती, ये या तो समुचित व पर्याप्त होती है या फिर असमुचित या अपर्याप्त है। संकल्पना का इतिहास में उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट इन हिस्ट्री। एक्टिविटीज फैक्ट्स तथ्य फैक्ट्स तथ्य फैक्ट्स तथ्य। कॉन्सेप्ट संकल्पना। अतीत को जाने। लेख, शिलालेख, चित्र, मूर्तियाँ, मोहरें, सिक्के, भवन, मंदिर, साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा वर्णन। पुरातात्विक, साहित्यिक, पुरालेखन व यात्रियों से वर्णन आदि। इतिहास को जानने के साधन, शोध, विदेशी यात्रियों द्वारा वर्णन आदि। निरीक्षण संकल्पना। निरीक्षण खुदाई से प्राप्त खंडर, इतिहास के पुराने अवशेषों से प्राप्त सामग्रियों को देखना। सिक्के, बर्तन, पत्थर, धातु स्रोत। औजार, मूर्तियाँ तथा जो द्वारा उपयोग लाई जाने वाली वस्तुएं। प्रोसेस प्रक्रिया। कॉन्सेप्ट संकल्पना। प्रोसेस प्रक्रिया। इतिहास को पुरातात्विक, साहित्यिक, पुरालेख एवं विदेश जानने के साधन। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु के विकास तक का वर्णन। उसका जीवन यापन के यात्रियों का वर्णन करके साधन, खान पान, रहन सहन, भवन इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। संकल्पना मानचित्रण का अर्थ है मीनिंग एंड मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग। संकल्पना मानचित्रण एवं द्विआयामी डायमेंशनल चित्र है जो विभिन्न संपृक्तों के सह संबंधों पर बल देता है। जेंटिल एंडरसन, इनमाल 1992, नोवाक 1977-1984 में संकल्पना मानचित्रण की विधि को विकसित करते हुए छात्रों के प्रायोगिक कार्य में संप्रत्यात्मक संबंधों को जोड़ने में सहायता की है। इस प्रक्रिया में छात्र प्रक्रिया सक्रिय रहते हैं क्योंकि वे संकल्पना मानचित्रण की तरफ संकल्पना करते हैं। संकल्पना मानचित्रण की विधि में पियाजे, राजसुदेव एवं वानगिलेस के सिद्धांतों विचारों का प्रयोग होता है जिनसे संप्रत्यात्मक अधिगम संभव है। संकल्पना मानचित्र किसी विषय अथवा किसी ज्ञान के लेखा चित्रित मानचित्र हैं जिनमें से विभिन्न संप्रदायों का संबंध स्पष्ट होता है। संकल्पना मानचित्र मुख्य विचारों का दृश्य उदाहरण स्पष्ट करते हैं। एक संकल्पना मानचित्र विविध अधीनस्थ शब्द और संप्रदायों का अनुक्रमिक और संबंध प्रमुख संप्रदाय से दिखाते हैं। इस इतिहास में इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पूरा ऐतिहासिक काल का मानव जीवन। आदि मानव सीखा आग जलाना, पहिया बनाना, खेती करना, पशुपालन, कपड़े बुनना, झोंपड़ी बनाकर स्थायी रहना। आदि मानव ने खोज, तवा, चक्का, शीशा। आदि मानव ने निर्माण, पत्थर और धातु के औजार, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ। इस प्रकार संकल्पना मानचित्र व्यक्ति छात्र इंडिविजुअल स्टूडेंट द्वारा रचित ज्ञान की संरचनाएं हैं। संकल्पना मानचित्र एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संप्रदायों के संबंध को मानचित्र के द्वारा रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रिया को संकेतक जाल भी कहते हैं। संकल्पना
अगला, ऐतिहासिक काल का मानव जीवन। आदि मानव सीखा आग जलाना, पहिया बनाना, खेती करना, पशुपालन, कपड़े बुनना, झोपड़ी बनाना, स्थायी रहना। आदि मानव ने खोजा तांबा, जस्ता, सीसा। तांबा, जस्ता, सीसा। आदि मानव ने बनाए पत्थरों और धातु के औजार, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ। इसी प्रकार संकल्पना, मानचित्र और व्यक्ति छात्र इंडिविजुअल स्टूडेंट द्वारा रचित ज्ञान की संरचना है। संकल्पना मानचित्र एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संप्रदायों के सहसंबंध को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार को संकेतार्थ जाल भी कहते हैं। संकल्पना मानचित्र को विकसित करने के सोपान, स्टेप्स टू डेवलप कॉन्सेप्ट मैपिंग। संकल्पना मानचित्र संपूर्ण सदस्य इकाई अथवा पाठ के लिए विकसित किया जाता है। इस प्रकार में संकल्पना को विकसित करने के लिए अधिगमकर्ता को सक्रिय होकर केंद्रित विचार को पहचानना पड़ता है। ये केंद्रित विचार अन्य संप्रदायों के अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित है। संकल्पना मानचित्र विकसित करने के लिए पिकेल, हेन तथा क्लार्क ने निम्न सोपान सुझाए। सर्वप्रथम सामान्य क्षेत्र के समस्त संप्रदायों के नाम लिखे। यहाँ पर मात्र नाम ही लिखते हैं। इन संप्रदायों के अलावा यदि कोई विशिष्ट तथ्य, उदाहरण जो छात्रों के सीखने के लिए अनिवार्य है, उसे भी लिखें। चयनित संप्रदायों की तलाश में से अधीनस्थ संप्रदाय को पहचानें और उसे सबसे ऊपर लिखें। अधीनस्थ प्रमुख सुपरऑर्डिनेट संप्रदाय के नीचे प्रथम स्तर के अधीनस्थ संप्रदायों को व्यवस्थित करें। इस स्तर पर संयोजन अथवा योजक शब्द जैसे कि देवता है प्रकार इसमें कर सकता है आदि का उपयोग करें, जिसमें प्रमुख संप्रदाय तथा अधीनस्थ संप्रदायों में उपयुक्त संबंध स्थापित हो सके। एक बार समान संप्रदायों की पहचान हो जाने पर अधीनस्थ संप्रदायों के प्रथम स्तर के ऊपर व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दें। इसी प्रकार कभी कभी अनेक अनुक्रम में संप्रदाय व्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट तथा तथ्य किन्हीं अधीनस्थ संप्रदायों के उदाहरण होते हैं जो इस प्रकार के अनुक्रम में सबसे नीचे आएंगे। समकक्ष, सिमिलर, अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट संप्रदायों में सहसंबंध दिखाने के लिए रेखाएं खींचे। समस्त अनुक्रम एक पिरामिड के समान दिखाई देना चाहिए। इनके जोड़ने वाले अथवा संयोजक शब्दों को रेखाओं के ऊपर लिखें जिनसे उनका संबंध स्थापित हो। ये संबंध एक सिद्धांत बनाते हैं। जब समस्त संप्रदाय मानचित्र विकसित हो जाए तो कुछ विशिष्ट अधीनस्थ संप्रदायों के चारों ओर घेरा बना दें। ये घेरा ऐसे संप्रदायों पर बनाए जो छात्रों को पसंद आए अथवा छात्रों के कठिन स्तर के हों। ये इकाई की संरचना करते हैं। समस्त मानचित्र के चारों ओर कम से कम घेरे बनाएं तथा मुख्य अधिगम बिंदुओं का संतुलन बनाए रखें। इतिहास में ज्ञानात्मक मानचित्र कॉग्निटिव मैप इन स्टडी अध्ययन की सुविधा तथा समझ के लिए हम समस्त संप्रदायात्मक मानचित्र को पहले अलग उपरोक्त 8 भागों में बांटेंगे तथा अंत में इन 8 भागों का एक संपूर्ण चित्र इतिहास विषय में लेंगे। सामान्य क्षेत्र के समस्त संप्रदायों के नाम। सामान्य क्षेत्र के समस्त संप्रदायों के नाम।
सामान्य क्षेत्र के समस्त संस्कृतियों के नाम।